आज का टॉपिक है न्यूनेटल जॉइंडिस। तो बेसिकली न्यूनेटल जॉइंडिस जो होता है वो हम लोग जॉइंडिस हम लोग पढ़ते हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूनेटल जॉइंडिस की पूरी ईटियोलॉजी, उसका मैनेजमेंट एंड उसकी प्रिवेंशंस। तो हमें यार इसमें ये देखना है कि हम इस लेक्चर में जो भी अभी ये होने वाला है इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग जानेंगे कि न्यूनेटल जॉइंडिस क्या होता है, उसकी डिफरेंसेस क्या हैं, उसकी स्टेट्स क्या होती हैं, उसके पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो डेफिनेशन होती है कि देखो यार, येलो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, जो बॉडी की म्यूकोसा होती है उसमें एक्सेस में बिलीरुबिन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है टिश्यूज़ और प्लाज्मा में मोर देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जैसे कि 30 to 50% ऑफ टर्म न्यूबॉर्न्स में ये देखा जाता है। इसके बाद बारी आती है रिस्क फैक्टर की। तो जो जॉइंडिस होता है उसका एक निमोनिक की तरह से हम उसके रिस्क फैक्टर्स को याद रख सकते हैं कि विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में हो जाता है, सिबलिंग से आ सकता है, अनरिकॉग्नाइज्ड हेमोलिसिस, ये सारे इसमें मैंशनड हैं। इसके बाद आता है इसके फिजियोलॉजिकल कॉजेज़। तो यार इंक्रीज सेल वॉल्यूम की वजह से हो सकता है, सेल डिस्ट्रक्शन इंक्रीज़ हो जाए, कॉन्जुगेशन जो है बिलीरुबिन की वो कम हो जाए, एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ जाए, हेपेटिक एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाए, या लिवर सेल का अपटेक जो है बिलीरुबिन का वो डिक्रीज़ हो जाए। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ होंगे या तो रेड सेल का है, हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा होने लगेगा, कॉन्जुगेशन होने लगेगी बिलीरुबिन की बहुत ज़्यादा, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस हो जाता है, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, सब्सटेंस डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, मिसलेनियस कॉजेज़ भी उसके हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे एग्जामिन करने वाले हैं, पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे कि कब डेवलप हुआ, ठीक है, उसके साथ कोई पेन तो नहीं है, नोजिया वॉमिटिंग या कोई वेट लॉस तो नहीं है, इचिंग तो नहीं है, स्टूल के कलर क्या आ रहे हैं, यूरिन का कलर क्या आ रहा है, पास्ट हिस्ट्री जानेंगे उसकी, उसकी ट्रीटमेंट और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे हम बच्चे की, उसकी मदर से या उसके फादर से। उसके बाद हम उसका एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले तो कलर देखेंगे स्किन का, पेरिफेरल और सेंट्रल लोकेशंस पे, सिवियरिटी देखेंगे, अनेमिया तो नहीं है, लिवर, स्प्लीन, उसका गॉल ब्लैडर, ये सब देखेंगे, एसाइटिस तो नहीं है उस बच्चे के अंदर, ये देखेंगे। अब आता है डायग्नोसिस के टाइम पे हम उसकी लैब स्टडीज़ करवाएंगे, देखेंगे टोटल कंजुगेशन, अनकंजुगेशन ऑफ बिलीरुबिन, कंप्लीट हेमोग्राम कराएंगे, सीरम एल्बुमिन कराएंगे, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन जरूर कराएंगे, हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देते हैं। इसके अलावा हमें सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे आइज़ येलो मिलेंगी, स्किन येलो मिलेगी, बिलीरुबिन बाइंड मिलेगा ब्लड से, ठीक है। उसके अलावा आपको बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पुअर फीडिंग और लिथार्जी जैसे सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। बिलीरुबिन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ब्रेन में भी चला जाता है कई बार, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि होता है सबसे ज़्यादा जो फेटल होती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, वो होती है कर्निक टेरस। बेसिकली बच्चे का जब बिलीरुबिन जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है बॉडी में एक्सेस में है तो वो ब्रेन तक ट्रैवल कर जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन में भी कई तरह के प्रॉब्लम आ जाती हैं। बात आती है अब उसके मेडिकल मैनेजमेंट की। तो यार देखो, फोटोथेरेपी दे सकते हैं, फिनोबार्बिटॉल थेरेपी है, मेटालोफॉरफायरिन है, या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फोटोथेरेपी होती है कि जब बिलीरुबिन का जो लेवल है वो 12% से ज़्यादा का हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसके लेवल को फॉल कराने के लिए हम उसे एक स्पेशली इंक्यूबेटेड बॉक्सेस में, जहाँ पे हम उसको लाइट फोटोथेरेपी देते हैं, वहाँ पर रखेंगे उस बच्चे को, जिसकी वजह से वो ठीक हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांस बिलीरुबिन होगा वो सिस बिलीरुबिन में और लुमिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फोटो आइसोमरेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाइल है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, उसकी कंजुगेशन जो नहीं हो पाई वो हो जाएगी। इसके लिए जो टेक्निक होती है वो यही है कि आप 6 से 8 दिन डे लाइट ट्यूब्स में बच्चे को रख देते हो माउंटेन स्टैंड में, जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स होते हैं जो सब अच्छे तरीके से होते हैं, जिससे बच्चे को करंट वरंट ना लगे। उस बॉक्स में आप बच्चे को रख देते हो 6 से 8 दिन के लिए। बेबी को नंगा रख के तो 45 सेंटीमीटर अवेयर हम रखते हैं कम से कम ट्यूब से, जो भी हम उस क्रिब में या इंक्यूबेटर में जो लाइट जला के रखते हैं। उसके अलावा उस बच्चे की जो आँखें होती हैं उनको हम कवर करके रख देते हैं आई पैच या आई गॉगल्स लगा के, ताकि उस लाइट से उस बच्चे का रेटिना ना डैमेज हो जाए। इसके बाद आती है कि बेबी को 2 घंटे के बाद हम फीड के लिए उठा लेते हैं उसमें से, टेम्परेचर उसका देखते रहते हैं, उसका वेट भी हम लोग एक बार पूरे दिन में एक बार चेक कर लेते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग देखते हैं उसकी कि कर रहा है नहीं कर रहा, यूरिन की फ्रिक्वेंसी, सीरम बाइलिरुबिन भी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन से क्या हो जाती है यार, देखो लिवर डिसीज़ हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो सकता है, तो इस केसेस में हम फोटोथेरेपी नहीं देंगे। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, वाटरी डायरिया है तो नहीं देंगे, स्किन रैशेज़ हैं तो नहीं देंगे, डिहाइड्रेशन है तो नहीं देंगे। बात आती है साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं फोटोथेरेपी के, कि यार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी में वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसकी जो स्टूल्स होती हैं वो लूज ग्रीन कलर की आने लगती हैं, स्किन रैशेज़ डेवलप हो जाते हैं,
ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फिनोबार्बिटॉल थेरेपी आ गई, इसमें क्या होता है, लिगार्डिन जो होता है लिवर में वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हेपेटिक एंजाइम्स होते हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज कंजुगेशन जो है बिलीरुबिन की वो शुरू हो जाती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, उसका एक्सक्रीशन शुरू हो जाता है, हम एक डेफिनेट डोज में उसको दे देते हैं। दूसरा आता है मेटालोपोरफायरिन, ये क्या करते हैं कि जो बिलीरुबिन होता है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि वो हीम ऑक्सीजनेज जो एंजाइम होता है जो बिलीरुबिन को निवारा होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह इसके लिए हम लोग आजकल टीन और या फिर जिंक जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब बात आती है कि यार जॉइंटिस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो होता है ब्रेस्ट फीडिंग करा दो आप जल्दी से जल्दी। वुमेन को भी बोलेंगे, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को बोलेंगे या जिसका बेबी हो गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, 8 से 12 बार कराओ दिन में, ठीक है। सप्लीमेंट देने के लिए मना करेंगे उनसे, ठीक है। इसके अलावा आता है ऑनगोइंग असेसमेंट देखोगे, जैसे कि आप उसको मॉनिटर करोगे 8 से 12 घंटे के अंदर। कोई भी क्लिनिकल एग्जाम पे उसको नहीं रखोगे कि भाई हम ब्लड टेस्टिंग कराएंगे या ये कराएंगे। प्री नेटल अगर ब्लड टेस्टिंग कराएंगे तो आप AB और RH करा लोगे, क्योंकि यही मोस्टली कारण होते हैं। इसके बाद बारी आती है असेसमेंट की, तो आप एविडेंस देखोगे जॉइंटिस के कि अभी स्किन की जो येलोइशनेस है वो कब तक है। जैसे कि हमें पता है कि जो साइनोसिस होता है वो सिर्फ पेरिफेरल पे होता है, सेंट्रल नहीं होता जब बच्चा बॉर्न होता है नॉर्मल बेबी के में। तो इस तरह की चीज़ें हम उसमें देखेंगे, मॉनिटर करेंगे जॉइंटिस के केसेस में। तो ये सारी चीज़ें थी नियोनेटल जॉइंटिस के बारे में। हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, उसका मैनेजमेंट देखा, फोटोथेरेपी देखी, मेटालोपोरफायरिन्स देखे, ये सब था नियोनेटल जॉइंटिस के बारे में। थैंक यू।